दुनिया की कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में इतना रहस्य देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इजिप्ट की द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के साथ जुड़ा हुआ है। ना ही ये दुनिया की सबसे पुराना पिरामिड है और ना ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड है। आज से तकरीबन 4600 साल पहले बनने वाला पिरामिड की हाइट था 481 फीट और लेंथ था 755 फीट। पिरामिड को बनने के लिए टोटल 20 साल लगा था और पिरामिड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद लगभग 3800 साल से भी ज्यादा समय तक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा ने दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड स्ट्रक्चर की खिताब अपने नाम करके रखा था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा में लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मोर्टार स्टोन का इस्तेमाल किया गया था और टोटल 23 लाख स्टोन का इस्तेमाल हुआ था। हर एक स्टोन का वेट 2 टन से 7 टन के अंदर था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की 4th डायनेस्टी की फेरोज खुफू ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का निर्माण किया था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को धरती के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है और इजिप्ट की पिरामिड कॉम्प्लेक्स में टोटल 138 पिरामिड है और उनमें से 3 पिरामिड सबसे खास है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, खपरी और मेनकार। नमस्कार दोस्तों, 13 एकड़ एरिया में फैला 755 फीट लंबा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा 4600 साल से भी ज्यादा समय से आंधियां, तूफान और बारिश का सामना करते हुए आज भी हमारे सामने खड़ा है। 4600 साल पहले बनने वाला पिरामिड आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया है, जिसको सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के कई सारे राज हमारे सामने लाया है। आखिर सवाल यह है कि 4600 साल पहले जब ना ही इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था और ना ही कोई इतना इक्विपमेंट था जो कि इतना भारी भारी पत्थर को पिरामिड के ऊपर पहुंचा जा सकता है, तो फिर आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के ऊपर पत्थर को कैसे पहुंचा गया था, जबकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्रेन भी सिर्फ 20,000 केजी की वेट को ही ऊपर लिफ्ट कर सकता है। हालांकि पिरामिड के ऊपर 70,000 केजी स्टोन को ऊपर चढ़ाया गया था, तो आखिर कैसे पत्थर को पिरामिड के ऊपर पहुंचा गया था और बिना कोई कॉम्पास और पिथागोरस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड को इतनी एक्यूरेटली कैसे बनाया गया था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था, पिरामिड को बनाने के पीछे मकसद क्या था, जबकि इजिप्टियन 20 साल लगा दिया था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पिरामिड से जुड़ा कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दुनिया की 4 सबसे महान सभ्यता में से एक था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। सबसे पुराना सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। पिरामिड सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि दुनिया भर की कई देशों में देखने को मिलता है और दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड देखने को मिलता है सूडान में। सूडान में टोटल 255 पिरामिड है और दुनिया की सबसे पुराना पिरामिड है डोजर पिरामिड, जो कि आज से लगभग 4700 साल पहले इजिप्टियन 3rd डायनेस्टी के टाइम बनाया गया था। और दुनिया की सबसे ऊंची पिरामिड है मेक्सिको की चोलुलो पिरामिड। अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर पिरामिड को बनाया क्यों गया था, पिरामिड की बनाने के पीछे मकसद क्या था। तो इनिशिएट इजिप्टियन ऐसा पहला सिविलाइजेशन था जो कि मरने के बाद के जीवन को भी विश्वास करते थे। इजिप्टियंस का मानना था कि इंसानी शरीर के अंदर और एक हिस्सा मौजूद रहता है जिसको इजिप्टियंस का कहकर बुलाते थे। जब इंसानी शरीर की फिजिकल बॉडी डैमेज हो जाता था तो इजिप्टियंस उस का के रूप में जीने लगते थे। इजिप्टियंस एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही माहिर था और गॉड पर बिलीव करता था। इजिप्टियंस अपनी किंग को फेरोज कहकर बुलाते थे और फेरोज को इजिप्टियंस भगवान का दर्जा देता था। मरने के बाद फेरोज की बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक बेहतरीन टेक्निक से फेरोज की बॉडी को मोमिफाई किया जाता था और उस मोमिफाई बॉडी को रखने के लिए एक टॉम्ब बनाया जाता था ताकि फिजिकल बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। और टॉम्ब को महफूज रखने के लिए फेरोज जीते जी पिरामिड का निर्माण करता था ताकि मरने के बाद फेरोज की सार्कोफेगस को टॉम्ब में डालकर पिरामिड के अंदर सही सलामत रखा जाए। और ऐसे ही एक रिलीजियस की बिलीफ से पिरामिड का निर्माण किया गया था और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा एक पावरफुल फेरोज को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि पिरामिड का निर्माण कैसे किया गया था। आज से तकरीबन 4600 साल पहले इजिप्ट की कैपिटल कायरो से दक्षिण पश्चिम में 11 मील की दूरिया पर 2550 BCE में पिरामिड का निर्माण किया गया था और पिरामिड का निर्माण किया था इजिप्ट की 4th डायनेस्टी की फेरोज खुफू ने। फेरोज खुफू ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, मेनकर और काफरी पिरामिड का निर्माण किया था। सबसे पहले आर्किटेक्चर ने पिरामिड की स्ट्रक्चर को बनाया और उसके बाद एक ऐसी जमीन की तलाश था जहां पर इतनी विशाल इमारत को बनाया जा सकता है। अगर आप पिरामिड की लोकेशन को देखते हो तो पिरामिड को बिल्कुल धरती के सेंटर में बनाया गया है। पिरामिड धरती की चारों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के साथ बहुत ही एक्यूरेटली अलाइन करते हैं। अब उस जमाने में ये मेजरमेंट करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि आज की डेट में इतना सारा इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतना एक्यूरेटली मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से
इजिप्टियन सितारों की मदद से पिरामिड की लोकेशन को तय किया था। पोलर स्टार की राइज और शेड्स को देखकर आर्किटेक्चर ने पहले एक सेमी सर्कुलर वॉल बनाया और उसके बाद एक पर्टिकुलर पोलर की राइज और शेड्स पॉइंट को मार्किंग किया गया और उसके बाद उसकी मिडिल में एक मार्क किया गया और एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया और इसी तरह एक सिंपल टेक्निक की मदद से पिरामिड की लोकेशन को चूज किया गया। अब इजिप्टियंस के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बंजर रेगिस्तान की कार्बी भूमि पर पिरामिड का निर्माण करना है, क्योंकि किसी भी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसकी बेस का निर्माण करना। अगर बेस सही नहीं होता तो कोई भी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो पाएगा और इसी वजह से कार्बी भूमि को समतल करने का प्लान बनाया गया और ये उस वक्त आसान काम नहीं था क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। और साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि उस वक्त इजिप्टियंस ने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अपनाया था। दो वुडन पीस को 90 डिग्री एंगल में जोड़ दिया और उसके बाद मिडिल में एक रस्सी बांधकर उसके नीचे एक पत्थर को बांध दिया गया और उस वुडन पीस को जमीन के ऊपर खड़ा कर दिया गया। अगर पत्थर जमीन पर टच करता है तो उस जगह की भूमि समतल है और अगर दोनों साइड मूव करने लगता है तो भूमि समतल नहीं है। और इसी सिंपल टेक्निक की मदद से इजिप्टियंस ने रेगिस्तान की कार्बी भूमि को लेवल कर दिया था। अब जमीन को लेवल करने के बाद बारी थी पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना, लेकिन एवरी सिंगल स्टेप पर इजिप्टियंस को हमेशा एक चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में ना ही तो कोई व्हीकल था और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जिस वजह से स्टोन को कंस्ट्रक्शन की साइट पर लाया जा सकता है। पिरामिड में इस्तेमाल किए गए स्टोन को अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट किया गया था। पिरामिड में टोटल 23 लाख स्टोन इस्तेमाल किया गया था। 8000 टन ग्रेनाइट स्टोन को कंस्ट्रक्शन साइट से 800 किलोमीटर दूर आसवान से ट्रांसपोर्ट किया गया था और 5.5 मिलियन लाइमस्टोन को 15 किलोमीटर दूर डाउन रिवर तोरा से ट्रांसपोर्ट किया गया था और 5 लाख टन मोर्टान स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट स्टोन को पिरामिड की क्वीन और किंग चैम्बर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर मोर्टान स्टोन को पिरामिड की बेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और लाइमस्टोन को पिरामिड के ऊपर हिस्सों को चमकने के लिए इस्तेमाल किया गया था और लाइमस्टोन को चमकने तक पॉलिश किया गया ताकि जब लाइमस्टोन पर सूरज की रश्मि गिरे तब पिरामिड चमकने लगे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में आयरन का डिस्कवर नहीं हुआ था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन सिर्फ कॉपर का इस्तेमाल करना जानते थे और कॉपर की छेनी की मदद से बड़े बड़े स्टोन को शेप दिया गया, लेकिन कॉपर की मदद से मोर्टन स्टोन और लाइमस्टोन को शेप दिया गया। लेकिन ग्रेनाइट स्टोन को जो कॉपर की छेनी से काटने की कोशिश किया गया तो कॉपर की छेनी बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से कॉपर की छेनी बैंड होने लगा, क्योंकि डायमंड के बाद ग्रेनाइट दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन है। तो फिर 25 सेंचुरी BCE में इजिप्टियंस ने कैसे ग्रेनाइट स्टोन को काट किया था, क्योंकि आज की मॉडर्न जमाने में भी ग्रेनाइट स्टोन को काटने के लिए ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगाया कॉपर की एक बड़ा सा बिना दांत वाला आरी का इस्तेमाल किया गया था और ग्रेनाइट स्टोन को काटने के टाइम बीच में रेत का इस्तेमाल किया जाता था ताकि ग्रेनाइट स्टोन बहुत ही आसानी से कट जाए। एक स्टोन को दूसरे स्टोन के साथ जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था और जिप्सम उस वक्त सीमेंट का काम करता था। एक स्टोन को दूसरे स्टोन के साथ इतनी एक्यूरेटली जोड़ा गया कि बीच में अगर आप कोई कार्ड भी रख देते हो तो वो कार्ड भी बीच में अटक कर रह जाएगा। स्टोन को स्ट्रेट लाइन में और एक्यूरेटली बैठाने के लिए दो वुडन पीस में एक रस्सी बांधकर स्ट्रेट लाइन पॉइंट को फिक्स किया जाता था। बड़े बड़े स्टोन को पिरामिड की बेस में इस्तेमाल किया गया और जैसे जैसे पिरामिड बनता गया तो ऊपर छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस छोटे स्टोन का भी वेट था 2 टन की बराबर। तो आखिर सवाल यह है कि आज की मॉडर्न जमाने में भी जहां पर एक क्रेन 20,000 केजी की ज्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर सकता है, तो फिर पिरामिड के ऊपर 70,000 केजी की स्टोन को कैसे ऊपर पहुंचाया गया। तो साइंटिस्ट का दावा है कि इजिप्टियंस पिरामिड के ऊपर स्टोन को पहुंचाने के लिए रैंप का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो रैंप किस प्रकार का था यह कहना बहुत ही मुश्किल है। मे भी हो सकता है एक स्ट्रेट रैंप जो कि सीधा पिरामिड के ऊपर तक पहुंचता था, और या फिर जिग-जैग मॉडल का रैंप, या फिर पिरामिड की चारों ओर एक स्फेरिकल रैंप। और वो रैंप छोटे छोटे पत्थर की मदद से बनाया गया था और पिरामिड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद रैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पिरामिड के अंदर हवा के आने जाने के लिए पिरामिड के बाहर खाई बनाया जाता था जो कि पिरामिड के सीधा अंदर तक जाता था, ताकि पिरामिड के अंदर काम करने वाला वर्कर्स को ऑक्सीजन की कमियां ना हो, क्योंकि पिरामिड चारों तरह से ब्लॉक था। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पिरामिड के ऊपरी हिस्सों में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया और पिरामिड कुछ इस प्रकार का दिखने लगा था। इजिप्ट में 3000 सालों तक कई डायनास्टियों में राज किया। इजिप्टियन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर ने इजिप्ट को इन्वेंट कर दिया। उसके बाद रोमन अंपायर, बाइजेंटाइन अंपायर, अरेबियन अंपायर
ऑटोमन एम्पायर और एंड में फ्रेंच के पास चला गया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजिप्ट को आज़ादी मिल गया और इसी डायनास्टी के टाइम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की लाइमस्टोन को दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए चुरा लिया गया था। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की लाइमस्टोन को कब चुराया गया था इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। आज भी पिरामिड खापरी के ऊपरी हिस्सों में लाइमस्टोन देखने को मिलता है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी किताब में पिरामिड के बारे में लिखा था और ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ये मानता था कि पिरामिड को स्लेव्स द्वारा जबरदस्ती बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड को रिसर्च करने के टाइम डॉक्टर जाई हवास ने एक रिपोर्ट पेश किया कि पिरामिड को स्लेव्स द्वारा नहीं बनाया गया था। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट की मदद से भी इतना एक्यूरेटली पिरामिड को बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो फिर उस जमाने में स्लेव्स कैसे पिरामिड को इतना एक्यूरेटली बना सकता है। इजिप्टोलॉजिस्ट रोसाली डेविड ने पिरामिड के पास की वर्कर्स टॉम्ब और वर्कर्स की टाउन से मिलने वाला मम्मी की बोन और ब्रेन को अच्छे से स्टडी किया और उसकी स्कैनिंग करने के बाद उसकी फेस को रिकंस्ट्रक्शन किया गया और फॉरेंसिक एनालिसिस से ये पता चलता है कि पिरामिड को निर्माण करने वाला स्लेव्स नहीं था बल्कि ट्रेंड वर्कर्स था, क्योंकि वर्कर की टॉम्ब से मिलने वाला मम्मी की बॉडी को जब एनालिसिस किया गया तब पता चला कई सारे बोन और ब्रेन का सर्जरी किया गया था और उस जमाने में स्लेव्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। पिरामिड के अंदर आज तक सिर्फ 3 चेंबर को एक्सप्लोर किया गया, किंग चेंबर, क्वीन चेंबर और बेस चेंबर। पिरामिड में एंटर करने के 2 रास्ते हैं। 37.9 फीट की ऊंचाई पर एक रास्ता जहां पर एक ग्रैंड गैलरी है और एक सीढ़ी है जो सीढ़ी सीधा किंग चेंबर की ओर जाता है और एक रास्ता है बेस में। पिरामिड को स्पेशली बनाया जाता था फेरोज की टॉम्ब को रखने के लिए, लेकिन 2 मार्च 1818 में गियोवानी बेल्जियोनी ने जब पहली बार पिरामिड को एक्सप्लोर किया तो उनको ये उम्मीद था कि पिरामिड के अंदर सार्कोफेगस मिलेगा, लेकिन जब पिरामिड की किंग चेंबर पर पहुंचकर देखा तो वहां पर सिर्फ एक ग्रेट ग्रेनाइट पत्थर का ओपन टॉम्ब था जहां पर कोई सार्कोफेगस नहीं था। फेरोज खुफू ने पिरामिड कॉम्प्लेक्स में जो पिरामिड बना था जब उसकी एरियल फोटोग्राफ लिया गया तो साइंटिस्ट फिर से एक बार उलझन में पड़ गया, क्योंकि जब इतना सब कुछ इतना एक्यूरेटली बनाया था तो 3 पिरामिड को एक ही पैरालाइन में क्यों नहीं बनाया गया। तो पहले तो साइंटिस्ट ने इसको एक कोइंसिडेंस समझा, लेकिन बाद में रॉबर्ट बोवेल ने इस गुत्थी को भी सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि 3 पिरामिड को जानबूझकर अलग अलग पोजीशन पर बनाया गया था। इजिप्टियंस ने 3 पिरामिड को ओरिएंट बेल्ट की 3 स्टार की लोकेशन देखकर बनाया था। डॉक्टर जाई हवास ने पिरामिड की साउथ साइड पर एक छोटे से टनल में एक रोबोट के आगे कैमरा लगाकर टनल का अंदर भेज दिया ताकि टनल को एक्सप्लोर किया जा सके, लेकिन रोबोटिक कैमरा सिर्फ 200 मीटर की दूरिया पर जाकर रुक गया क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा पत्थर का ब्लॉक लगाया हुआ था। तो डॉक्टर जाई हवास ने उस रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाकर रोबोट को फिर से टनल के अंदर भेजा और जब उस रोबोट में लगाया हुआ ड्रिल मशीन ने उस ब्लॉक को छेद किया तो अंदर देखा कि वहां पर और भी एक ब्लॉक लगाया हुआ था और अंदर कुछ इजिप्टियन टेक्स्ट लिखा हुआ था जो कि साइंटिस्ट आज भी उस टेक्स्ट को सुलझा नहीं पाया। डॉक्टर जाई हवास की मानना है कि पिरामिड के अंदर आज भी कई सारे हिडन चैम्बर मौजूद है। बिना कोई टेक्नोलॉजी, बिना कोई इक्विपमेंट, बिना कोई कंपास, विदाउट पिथागोरस थ्योरी और बिना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से पिरामिड को इतनी एक्यूरेटली बनाया गया था जिसकी वजह से पिरामिड आज भी दुनिया की 7 अजूबों में से एक है और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्टियन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आपके हिसाब से पिरामिड का निर्माण किसने किया था, स्लेव्स ने या फिर वर्कर्स ने? और क्या पिरामिड वाकई दुनिया का एक अजूबा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। Thank you so much for watching this video. Wish you all the best.